हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज से वापस से दोबारा हम लोग चार्ट ऑफ द वीक सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। एवरी संडे इवनिंग को हमारा चार्ट ऑफ द वीक आता था पहले। बीच में उसको बंद किया गया। मुझे एग्जैक्टली रीजंस याद नहीं है और कोई रीजंस हैं भी नहीं। तो वापस से उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर चार्ट ऑफ द वीक सीरीज में हम उस तरह के स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं जो 35% 40% और उससे ज्यादा का पोटेंशियल गेन दे सके विद इन 1 ईयर। इट मीन्स कि एक साल में एक सिंगल ट्रेड में हम 30% और 35% और मोर देन दैट पैसा कमा सकें, एक सिग्निफिकेंट गेन ले सकें सिंगल ट्रेड में। तो वापस से इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर 35-40% गेन की बात कर रहा हूँ तो मेरी यहाँ पर किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। आई विल बी डिस्कसिंग स्टॉक अकॉर्डिंग टू मी दैट हैज ए पोटेंशियल टू गिव अस गुड गेन। लेकिन जब भी आपने बाय करना है वो बाय आपने अपने हिसाब से ही करना है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सीखना है कि विवेक भाई ने वो कौन से पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए हैं जिसकी वजह से विवेक भाई को लगता है कि अच्छा गेन दे सकता है। लेकिन अगेन आपने अपने रिस्क का एपिटाइट के हिसाब से लेना है। रिस्क का एपिटाइट की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमें स्टॉक मार्केट में वो पैसा नहीं लगाना चाहिए जो नेक्स्ट 3 इयर्स तक हम ना लगा सके, यानी कि जिसकी जरूरत हमें विद इन 3 इयर्स हमें जरूरत पड़े निकालने की, तो वो पैसा नहीं लगाना चाहिए। जब भी हम पैसा लगाएं तो कम से कम 3 इयर्स के लिए हम पैसा लगाएंगे ये सोचकर लगाना चाहिए, बिकॉज मार्केट इज अनसर्टेन। और अगर हम आज की डेट में पैसा लगाते हैं और ओवरऑल मार्केट में फॉल आ जाए, उसकी वजह से हमारे इंडिविजुअल स्टॉक्स में गिरावट आ जाए, तो ये नहीं होना चाहिए कि ये पैसे तो मुझे बच्चे की फीस के लिए जरूरत थी या फिर किसी और बात के लिए जरूरत थी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5% इन वन स्टॉक। हमें टोटल पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। तो ये प्रिकॉशंस हैं जो हमें हमेशा लेने चाहिए। इवन दो यू आर टेकिंग ट्रेड्स आफ्टर योर अंडरस्टैंडिंग, स्टिल माय सजेशन वुड बी कि आप इन दोनों रिस्क मैनेजमेंट वाले पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखें। तो आगे बढ़ते हुए जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टॉक की, then stock name is CAMS लिमिटेड, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। इसका बिजनेस क्या है? इसका मेन बिजनेस है दैट दे आर द आरटीए मींस रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट फॉर म्यूचुअल फंड्स। एंड इनका जो मार्केट शेयर है दैट मार्केट शेयर इज 69.4% इन म्यूचुअल फंड। जितना भी पूरा बिजनेस है म्यूचुअल फंड्स का, उसका 69% जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड के थ्रू ही जाती हैं, जो सेकंड लार्जेस्ट इस फील्ड में जो ऑपरेटर है दैट इज कार्वी। और उसके बाद में यहाँ पर 2 इंडिविजुअल्स हैं, जैसे एक फ्रैंकलिन है और एक और है, वो भी इंडिविजुअल है, सुंदरम आई थिंक, यस। तो यहाँ पर सुंदरम के पास अपना मार्केट शेयर है, यानी कि सुंदरम अपने म्यूचुअल फंड्स को खुद ही अपनी ही कंपनी आरटीए है। और फ्रैंकलिन के केस में भी उसकी अपनी ही कंपनी आरटीए है। और कार्वी के पास 22% के आसपास यहाँ पर मार्केट शेयर है। तो यहाँ पर लार्जेस्ट ऑपरेटर है इस पर्टिकुलर फील्ड में, दिस इज कैम्स लिमिटेड। यानी कि जितना भी म्यूचुअल फंड बिजनेस बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, 70% के आसपास कैम्स के थ्रू ट्रांजेक्शन होंगी। एंड कैम्स एक फिक्स परसेंटेज चार्ज करता है म्यूचुअल फंड कंपनी से एज ए फीस फॉर देयर सर्विसेज। तो यहाँ पर ये एक अच्छा बिजनेस है, ड्यूपोली है, लेकिन मोनोपोली की तरह से ही काम होता है, क्योंकि इंक्रीज्ड बिजनेस जितना भी है सारा का सारा इन्हीं के पास आ रहा है। जैसे सीडीएसएल एंड एनएसडीएल, 2 कंपनीज आर देयर, तो एनएसडीएल के पास उतना नया बिजनेस नहीं जा रहा है जितना सीडीएसएल के पास जा रहा है, बिकॉज जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स सीडीएसएल के पास हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो नया बिजनेस ज्यादा जा रहा है वो कैम्स के पास ही जा रहा है। अदरवाइज कार्वी इज द ओल्डर फर्म, लेकिन पुरानी होने के बावजूद भी यहाँ पर कैम्स ने बिजनेस को मार्केट में कैप्चर कर लिया और ज्यादा मार्केट शेयर इनके पास है। अब अगर हम परसेंटेज की बात करने लगे कि कितने परसेंट लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो जो बाहर की कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके कंपैरिजन में इंडिया में ये नंबर 1/10 भी नहीं है, बहुत ज्यादा कम है। एंड गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 10-15 ईयर्स तो ये बिजनेस बढ़ने ही वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो बिजनेस इज गुड, दैट इज ए ग्रोइंग बिजनेस। सेकंड, दे आर द लार्जेस्ट ऑपरेटर इन दिस फील्ड। एंड लार्जेस्ट होने के बाद भी जो सेकंड लार्जेस्ट है वो 1/3 भी नहीं है कैम्स के कंपैरिजन में, क्योंकि कैम्स के पास 70% मार्केट शेयर है और कार्वी के पास 22% के आसपास ही है। ऐसा नहीं है कि कार्वी और कैम्स आसपास ही मार्केट शेयर को मेंटेन करते हैं।
ऐसी बात नहीं है। तो बिजनेस अच्छा है, कंपनी अच्छी है, और अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करने लगे कंपनी में, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। 0.03 का यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अमेजिंग 58.3%। क्यों? क्योंकि एक तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कैपेक्स बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता। कैपेक्स के नाम पर अगर हम देखने लगे कि क्या चाहिए, एक तो ऑफिस चाहिए इनको, एंड ऑफिस के साथ में इनको कंप्यूटर्स चाहिए। तो लैंड ना के बराबर है। उसके बाद में बिल्डिंग चाहिए यानी कि ऑफिसेस, और प्लांट एंड मशीनरी में यहाँ पर एयर कंडीशनर्स वगैरह आ सकते हैं। और अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करने लगे तो इक्विपमेंट्स भी ना के बराबर है, लेकिन कंप्यूटर्स की मेन यहाँ पर कॉस्टिंग है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये लोग। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कैपेक्स की जरूरत नहीं पड़ती। जितना भी पैसा ये कमाते जाते हैं उसको एज ए इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ती जाती है। जो रिजर्व है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, और जो शेयर कैपिटल है वो सेम है। तो यहाँ पर दिस इज ए नेट कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी। तो ये एक अच्छा साफ सुथरा बिजनेस है। अदर एसेट्स में अगर देखने लगे तो 194 करोड़ के आसपास इनके पास कैश है। अब इस कैश का ये क्या करेंगे, या फिर इन्वेस्टमेंट ही करते रहेंगे, ये एक सोचने वाली बात है। मेरा कहना ये है कि हमेशा किसी भी कंपनी को अपनी बुक्स में सिर्फ और सिर्फ कैश ऐसे ही नहीं रखे रहना चाहिए। उस कैश के थ्रू उनको एक्सपेंशन प्लान की तरफ यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। बिकॉज अगर कैश ही रखना है तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो भी अपने पास रख सकते हैं। कैश रखने से कभी भी उस कैश के ऊपर एज सच कमाई नहीं होती। अगर उस कैश को हमने फिक्स डिपॉजिट के रूप में कंपनी में भी रखा है तो वो फिक्स डिपॉजिट तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो कैश रखने से बेसिकली जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कम होती है, और कैश होने के बावजूद भी इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ कोर्स 50% प्लस है, विच इज अमेजिंग। दिस इज अ ग्रेट बिजनेस। So wherever I do see a return on capital employed more than 30% and debt equity ratio almost zero, so this is a primarily sign of being a great company। तो उसमें कोई डाउट है ही नहीं किसी भी तरह का। बिजनेस अच्छा है, कंपनी अच्छी है। अब अगर हम एक बार यहाँ पर चार्ट पैटर्न की बात करने लगे तो रेन इंडस्ट्रीज का चार्ट पैटर्न हम यहाँ से हटा देते हैं। हम कैम्प्स की बात करते हैं, और कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न बन रहा है, और इसको डाउ थियरी भी कहते हैं, इसको बेस फॉर्मेशन भी कहते हैं, इसको मींस वाटर लेक भी कहते हैं। हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इसको बेसिकली ये फॉर्मेशन होती कैसे है कि ऊपर से नीचे आया, और नीचे आने के बाद में यहाँ पर एक ही लेवल पर आकर इसने रेसिस्टेंस फेस करना शुरू कर दिया कंसिस्टेंटली। और रेसिस्टेंस कितने रेसिस्टेंसेस हैं यहाँ पर? रेसिस्टेंस नंबर 1, रेसिस्टेंस नंबर 2, रेसिस्टेंस नंबर 3 एंड रेसिस्टेंस नंबर 4, और उसके बाद में नीचे जाना मींस 4 टाइम्स यहाँ पर रेसिस्टेंस ले चुका है। एंड एवरी टाइम जो इसने बॉटम बनाया है वो हायर बॉटम बनाया है। तो यहाँ पर बॉटम फर्स्ट बना, फिर उसके बाद में और ऊपर बॉटम बना, फिर उसके बाद में और ऊपर आकर बॉटम बना। यहाँ पर मैं यहाँ से एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन को पिक कर लेता हूँ। ऊपर बॉटम आकर बना, फिर उसके बाद में नेक्स्ट बॉटम बना, और अभी भी उसके ऊपर ही है। तो यहाँ पर अगर हम इस बात को देखने लगे, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 एंड सपोर्ट 4, और यहाँ पर शायद सपोर्ट 5 हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं। तो सेम ही लेवल पर ये आकर रुक रहा है। मेरे हिसाब से देयर इज नो रीजन कि ये लेटेस्ट जो इससे पहले वाली दिस वन सपोर्ट है मींस 389 वाली जो सपोर्ट है, किसी भी रीजन से मुझे नहीं लगता कि इसको ब्रेक करेगा। और अगर ब्रेक करता भी है तो अपने आप में ये फर्दर अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। तो कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि फर्दर नीचे जाए, क्योंकि डाउ थियरी में लगातार हायर लो बना रहा है, और जो इसका रेसिस्टेंस है दैट इज एट द सेम लेवल। तो फाइनली व्हाट विल हैपन, इट विल गिव ए ब्रेकआउट हियर। और ये चार्ट पैटर्न जो बन रहा है बेसिकली वो एक कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है। सो दिस इज ए कप, दिस इज द हैंडल, बिग हैंडल, देन अगेन वन मोर हैंडल, एंड शायद ये एक और हैंडल इसी तरीके से बनेगा। और इसका जो टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है वो मैक्सिमम डेप्थ अप टू नेक लाइन। यहां पर हम इसको मार्क करेंगे, और मार्क करने के बाद में नेक लाइन के ऊपर हम यहां पर प्लॉट करेंगे। देन
टारगेट इज कमिंग 3245 और ये जो 3245 टारगेट है ये स्टिल लाइफ टाइम हाई से काफी नीचे है, वेयर एज जो यहाँ पर रिजल्ट्स हैं, यहाँ पर अगर हम रिजल्ट्स की बात करने लगे तो रिजल्ट्स लाइफ टाइम हाई के ऑलमोस्ट पास ही हैं, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई ही हैं, ऑलमोस्ट पास किया। अगर हम यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का रेवेन्यू देखने लगे देन 915 करोड़ हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है और 406 करोड़ रुपीस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज द हाईएस्ट एवर। उसके बाद में अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करने लगे थोड़ा सा कम है लास्ट रिजल्ट से, और ये थोड़ा सा कम में भी सिर्फ 2 ही क्वार्टर यहाँ पर पास ऑन हुए हैं। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर 70 करोड़ रुपीस का देखने लगे तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में दिस वाज 65 करोड़। अगर हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी देखने लगे देन देयर इज नो डिफरेंस एज सच। 72 करोड़ रुपीस का अभी सितंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट है। लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट वाज ऑलमोस्ट सेम 73 करोड़ और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बिल्कुल सेम था 106 करोड़ एंड 106 करोड़ राइट नाउ। ये हाईएस्ट एवर नंबर्स हैं। 288 करोड़ रुपीस का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नेट प्रॉफिट है विच इज द हाईएस्ट एवर, और यहाँ पर रेवेन्यू भी हाईएस्ट एवर है 960 करोड़ रुपीस। तो हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स हैं, बेस्ट एवर रिजल्ट्स हैं, और टेक्निकल चार्ट पैटर्न यहाँ पर 3245 का यहाँ पर टेक्निकल टारगेट दिखा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा लार्ज करके आपको दिखा सकता हूं तो और अच्छे से आपको नजर आएगा। 3245 का टेक्निकल टारगेट है और करंट प्राइस से अगर हम बात करने लगे, करंट प्राइस से लेकर टेक्निकल टारगेट तक जो पोटेंशियल गेन है, दिस पोटेंशियल गेन इज ऑलमोस्ट 32%, 32.34%। तो अगर 32.34% गेन आने में 1 ईयर भी लग जाता है, वैसे मेरे हिसाब से 1 ईयर लगना नहीं चाहिए, लेकिन अगर 1 ईयर भी लग जाता है तो भी सिंगल शॉट में एक मोनोपोली या डुओपोली इसको कह सकते हैं, मोनोपोली कंपनी में ऑलवेज इंक्रीजिंग बिजनेस में जिसका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है, जिसकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है, जहां पर डेट इक्विटी रेशियो इज 0 एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज मोर देन 50%, और यहाँ पर फ्यूचर तो अच्छा है ही, साथ में जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न है वो भी एक सेम रेसिस्टेंस पर 4 टाइम्स यहाँ पर उसने रेसिस्टेंस दिखाया एंड यहाँ पर 4 सपोर्ट्स बनी है, 4 सपोर्ट्स एवरी टाइम हायर सपोर्ट है, तो हायर लो बन रहा है यहाँ पर। ये अपने आप में अमेजिंग है। लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने इस तरह के कुछ चार्ट पैटर्न्स आपके सामने डिस्कस किए थे, उसमें एचडीएफसी बैंक भी था, उसमें कोटक महिंद्रा बैंक भी था। ये ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त या सितंबर 2020 की बात है, और सेम ही टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स मैंने वहां पर डिस्कस किए थे, जहां पर रेसिस्टेंस सेम हो लेकिन डाउ थियरी में वो धीरे धीरे नीचे से ऊपर को चल रहा हो। तो जो गैप है, बेसिकली गैप इज गेटिंग स्क्वीज्ड, यहाँ पर गैप लगातार कम होता जा रहा है, जो मूवमेंट का गैप है, और मूवमेंट का गैप होना, कम होना अपने आप में नीचे के लेवल पर रहकर अच्छे हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स के साथ वो हमेशा ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देते हैं, और यहाँ पर 33% के आसपास का पोटेंशियल गेन है। तो जब मैं यहाँ पर पोटेंशियल गेन की बात कर रहा हूं, आपने अपने हिसाब से ट्रेड करना है, मेरे हिसाब से चीजों को सीखना है, क्योंकि अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी आपका है, और अगर टारगेट को अचीव करने में यहाँ पर टाइम लगता है तो वहां भी होल्डिंग पीरियड आप ही को यहाँ पर बर्दाश्त करना है, झेलना है, क्योंकि मार्केट किसी के भी कंट्रोल में नहीं होती। मार्केट एक नेचर की तरह से काम करती है। हमें पता है कि विंटर्स के बाद समर्स आना है, समर्स के बाद विंटर्स आना है, लेकिन समटाइम्स थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और जितनी हार्श विंटर्स शायद आती, जो एक्सपेक्टेशन हो शायद थी, अगर उतनी नहीं आती देन दिस इज ओके, दिस इज नेचर अगेन, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पर समझदार बनने की जरूरत है। ये सैलरी नहीं है जो एवरी मंथ फिक्स डेट को आ जाएगी। दिस इज स्टॉक मार्केट, दिस इज अ बिजनेस, बिजनेस में हमेशा होल्डिंग पीरियड कम या ज्यादा हो सकता है, गेन के आने में इस बात को समझने की जरूरत है। यहाँ पर देखते रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।